ये कहानी एक ऐसे आदमी की है जो अपनी बदसूरत पत्नी को कभी मुंह नहीं लगाता था और दूसरी के सपने देखता था। एक दिन उसकी पत्नी ने उसे एक बहुत ही खूबसूरत लड़की की तस्वीर दिखाई और कहा कि तुम इससे शादी कर लो। पति खुशी खुशी तैयार हो गया। शादी वाली रात जब उसने दुल्हन का घूंघट उठाया तो वो डर के मारे पीछे हटकर दीवार से जा लगा, क्योंकि उस दुल्हन के चेहरे पर एक ऐसा निशान था जो रात के पिछले पहर शहर के हंगामों से दूर एक आलीशान सोसाइटी के पास बंगले के बेहतरीन और खूबसूरत बेडरूम में खामोशी का राज था। मगर ये खामोशी सुकून से भरी नहीं, बल्कि किसी तूफान के आने की आहट वाली फिजा जैसी थी, जिसमें सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। और इसी घुटन भरे माहौल में जतिन ड्रेसिंग टेबल के एकदम कांच के सामने खड़ा अपने अक्स को दीवानों की तरह देख रहा था। 35 साल का जतिन बहुत ही हैंडसम और अट्रैक्टिव मर्द था, जिसके चेहरे के तीखे नैन नक्श, गहरी काली आंखें और भारी भरकम शख्सियत किसी भी देखने वाले को पहली नजर में ही अपनी जगह पर जमा देने की काबिलियत रखती थी। और वो अपनी इतनी अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी से बहुत अच्छी तरह वाकिफ भी था। बल्कि अगर ये कहा जाए कि वो अपनी पर्सनैलिटी के प्यार में डूबा हुआ था तो ये गलत नहीं होगा। उसने अपने बालों पर उंगलियां फेरते हुए एक घमंडी मुस्कुराहट के साथ खुद को देखा, क्योंकि उसे लगता था कि ब्रह्मांड ने उसे बनाते वक्त फुर्सत के सारे लम्हे सिर्फ उसी पर खर्च कर दिए हैं। और फिर उसके बाद दौलत के अंबार ने उसके इस गुरूर को और भी ज्यादा हवा दे दी थी। मगर इस चमकती दमकते आईने और रोशनी से भरे कमरे के नज़ारे में एक वजूद ऐसा भी था जो इस सारी रोशनी और खूबसूरती के लिए एक धब्बा महसूस होता था। और वो वजूद था रूबी का, जो कमरे के दूसरे कोने में बने मंदिर के सामने खामोशी से बैठी पूजा कर रही थी। रूबी जतिन की पत्नी थी। वो शकल सूरत से बहुत ही मामूली और सादी सी औरत थी, जिसके चेहरे पर ना तो कोई खास अट्रैक्शन था और ना ही कोई ऐसी खूबी जो जतिन जैसे हैंडसम इंसान की निगाहों को खुश कर सके। उसकी रंगत गहरी सांवली थी और नैन नक्श भी बिल्कुल साधारण से थे, मगर उसके अंदर एक अजीब सी शराफत और भलाई थी जो उसकी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन चुकी थी। लेकिन बदकिस्मती से जतिन की आंखों को सीरत की ये खूबसूरती कभी नजर ही नहीं आई, क्योंकि उसकी नजरें सिर्फ बाहरी आकर्षण को ही अहमियत देती थीं। उन दोनों की शादी को तकरीबन 5 साल का समय बीत चुका था और ये 5 साल रूबी के लिए किसी परीक्षा से कम नहीं थे। ये शादी मोहब्बत की नहीं, बल्कि एक समझौते और झूठी बुनियाद पर टिकी हुई थी, जिसका एहसास रूबी को शादी के शुरुआती दिनों में नहीं हो सका था। मगर वक्त ने धीरे धीरे जतिन के चेहरे से अच्छाई का मुखौटा नोच कर फेंक दिया था। जतिन एक मिडिल क्लास घराने से ताल्लुक रखता था, जिसके सपने बहुत बड़े थे मगर जेब खाली थी। और उधर दूसरी तरफ रूबी अपने माँ बाप की इकलौती औलाद और करोड़ों की जायदाद की वारिस थी। जतिन ने अपनी झूठी अच्छाई और चिकनी चुपड़ी बातों के जरिए रूबी के साधारण माँ बाप को शीशे में उतार लिया था और रूबी जैसी कम खूबसूरत लड़की से शादी करने पर हामी भर दी थी, जिस पर रूबी के माँ बाप खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। उनकी बेटी को राजकुमार जैसा पति मिल गया है। शादी के शुरुआती दिनों में जतिन का व्यवहार रूबी के साथ बहुत अच्छा रहा। वो उसकी हर बात मानता था, उसका ख्याल रखता था और उसे यह एहसास दिलाता था कि वो उसके लिए कितनी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उस वक्त तक जायदाद और कारोबार जतिन के नाम पर नहीं हुए थे। रूबी, जो अपनी शक्ल की वजह से हमेशा कमतर होने के एहसास का शिकार रही थी, जतिन की इस अहमियत को सच्ची मोहब्बत समझ बैठी और उसने अपना तन मन धन उसे सौंप दिया। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया और रूबी के माँ बाप का देहांत हो गया, उसके बाद सारी जायदाद, फैक्ट्रियां और बैंक बैलेंस कानूनी तौर पर जतिन के कंट्रोल में आ गए। जतिन की आंखों से प्यार और अपनेपन का पर्दा हटता चला गया। अब उसे रूबी के वजूद में कमियां नजर आने लगीं। जो चेहरा पहले उसे दौलत की लालसा में खूबसूरत लगता था, अब वही चेहरा उसे अपनी खुशियों के रास्ते की रुकावट महसूस होने लगा। जतिन को लगता था कि उसने दौलत पाने के लिए बहुत बड़ी कुर्बानी दी है और अब जबकि वो अमीर है तो उसे पूरा अधिकार है कि उसके साथ चलने वाली औरत उसकी पर्सनैलिटी, उसके स्टेटस और उसकी खूबसूरती के बराबर हो। धीरे धीरे उसने रूबी से दूरियां बढ़ानी शुरू कर दी।
पहले वो काम का बहाना बनाकर देर से घर आने लगा, फिर छोटी छोटी बातों पर कमियां निकालने लगा, और अब तो नौबत यहाँ तक पहुंच गई थी कि वो रूबी की तरफ देखना भी गवारा नहीं करता था। रूबी, जो एक वफादार और गुणवान पत्नी थी, उसने जतिन के बदलते तेवर बहुत पहले ही भांप लिए थे, मगर उसके पास सब्र के अलावा कोई चारा नहीं था। वो जानती थी कि उसका पति अब उससे उखड़ चुका है। वो ये भी जानती थी कि जतिन की जिंदगी में सिर्फ खूबसूरती की अहमियत है, और वो इस पैमाने पर कभी पूरी नहीं उतर सकती। इसके बावजूद उसने कभी उफ तक नहीं की। वो चुपचाप जतिन के कपड़े प्रेस करती, उसका पसंदीदा खाना बनाती, उसके जूते पॉलिश करती और उसके आने का घंटों इंतजार करती रहती। जब जतिन घर आता, वो मुस्कुराकर उसका स्वागत करती, मगर बदले में उसे सिर्फ ठंडा रिएक्शन और नफरत भरी निगाहें मिलती। जतिन उसे मारता पीटता नहीं था, वो इतना जालिम नहीं था कि औरत पर हाथ उठाए, लेकिन उसका व्यवहार मारपीट से भी ज्यादा तकलीफ देने वाला था। वो अपनी जुबान की कैंची से रोज रूबी के दिल को छलनी करता। वो अक्सर कहता, तुम्हारी ये शक्ल देखकर ही मेरा मूड खराब हो जाता है। तुम तो मेरे साथ किसी भी पार्टी में जाने के लायक ही नहीं हो। इस तरह के जुमले रूबी की आत्मा तक को घायल कर देते, मगर वो आंसू पीकर चुप रह जाती और हर रोज भगवान के सामने बैठकर अपने पति के दिल में अपने लिए मोहब्बत और अपनापन डालने की प्रार्थना करती रहती थी। आज भी वही हुआ था। जतिन किसी पार्टी से वापस आया था, जहां उसके सारे दोस्त अपनी खूबसूरत और दिलकश पत्नियों के साथ मौजूद थे, और जतिन वहां अकेला उन सब से अलग और कमतर होने का शिकार हो रहा था। घर वापस आकर जब उसने रूबी को देखा तो उसका सब्र का बांध जवाब दे गया। वो आईने के सामने खड़ा खुद से बातें कर रहा था, मगर उसका असली निशाना तो रूबी थी। कब तक, आखिर कब तक मैं ये घुटन बर्दाश्त करूंगा? जतिन की आवाज कमरे की खामोशी में गूंजी। रूबी ने एक बार फिर से भगवान का नाम लेना शुरू कर दिया था, क्योंकि उसे इन सब बातों से बहुत दुख होता था। हर दिन जतिन की बात वो फिर से अनसुनी करने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि अब तो ये उसका रोज का रूटीन था। मैं तुमसे बात कर रहा हूँ रूबी। जतिन एकदम पलटा और गुस्से से उसकी तरफ देखा। तुमने मुझे गूंगा बहरा समझ रखा है क्या? तुम जानती हो कि आज की पार्टी में क्या हुआ? सब लोग पूछ रहे थे कि जतिन तुम्हारी पत्नी कहाँ है, और मेरे पास कोई भी जवाब नहीं था। मैं उन्हें क्या बताता कि मेरी पत्नी इतनी बदसूरत है कि मुझे उसे दुनिया के सामने लाते हुए शर्म आती है। रूबी का दिल ये सुनते ही धक्क से रह गया। हालांकि वो इस तरह के ताने सुनने की आदी हो चुकी थी, मगर आज जतिन के लहजे में फैसला सुनाने वाली कठोरता थी। वो उठी और धीरे से बोली, आप चाय लेंगे या कॉफी? मैं आपके लिए बना लाती हूँ। उसका ये अंदाज जतिन को और ज्यादा गुस्सा दिला गया। वो तेजी से आगे बढ़ा और उसका रास्ता रोककर खड़ा हो गया। मुझे तुम्हारी चाय नहीं चाहिए, और ना ही ये दिखावे की सेवा। मुझे मेरी जिंदगी चाहिए जो तुमने मुझसे छीन ली है। देखो मुझे। उसने अपने सीने पर हाथ मारा। मैं एक जवान हूँ, हैंडसम हूँ, भगवान ने मुझे सब कुछ दिया है, लेकिन घर आता हूँ तो तुम्हारा ये मनहूस चेहरा मेरा स्वागत करता है। मैं थक गया हूँ रूबी। मैं अब और ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरा दिल चाहता है कि मेरे घर में भी रोशनी हो, खूबसूरती हो, कोई ऐसी हो जिसे देखकर मेरी सारी थकान उतर जाए, ना कि मुझे डिप्रेशन हो जाए। रूबी ने नजरें झुका ली। उसकी आंखों में आंसू तैरने लगे, मगर उसने उन्हें गिरने नहीं दिया। मैं जानती हूँ जतिन, उसने कांपती हुई आवाज में कहा। मैं जानती हूँ कि मैं आपके टेस्ट के मुताबिक नहीं हूँ, लेकिन मैं आपकी पत्नी हूँ। इन 5 सालों में मैंने आपकी हर खुशी का ख्याल रखा है। आपकी जायदाद, आपका घर, आपका रुतबा, मैंने सब कुछ संभाला है। क्या मेरी सेवा और प्यार की कोई भी कदर नहीं है? जतिन ने तंजिया ठहाका लगाया। सेवा, प्यार, ये सब इंसान तब देखता है जब उसे सुकून मिल रहा हो, और मेरा सुकून मेरी आंखों की ठंडक में है, जो तुम मुझे कभी नहीं दे सकती। जायदाद और पैसे का ताना मत देना। मैं जानता हूँ कि मैंने तुमसे शादी क्यों की थी, और इन 5 सालों में तुम्हारे साथ रहकर मैंने दौलत की कीमत अदा कर दी है। अब मेरा पूरा अधिकार है कि मैं अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जी सकूं। वो सांस लेने के लिए रुका और फिर बड़े ही गंभीर लहजे में बोला, मैंने फैसला कर लिया है रूबी। अब मैं और ज्यादा इंतजार नहीं करूंगा।
मैं दूसरी शादी करने जा रहा हूँ। ये शब्द कमरे की हवा में किसी बम की तरह फटे। रूबी को लगा कि जैसे छत उसके सर पर ही आ गिरी हो। हालांकि जतिन अक्सर ये धमकी देता था, मगर आज उसके लहजे में धमकी नहीं बल्कि एक अटल फैसला था। दूसरी शादी? रूबी ने दोबारा दोहराया। हाँ, दूसरी शादी, जतिन ने बड़ी बेरहमी से कहा, और इसके लिए मुझे तुम्हारी इजाजत की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पास एक बहुत बड़ी वजह है कि मैं अभी तक बेऔलाद हूँ, और बस इसी वजह के दम पर मैं दूसरी शादी कर सकता हूँ। अभी तो मैं तुम्हें सिर्फ जानकारी दे रहा हूँ कि मैं एक ऐसी लड़की लाऊंगा जो खूबसूरती में लाजवाब होगी, जिसे देखकर चांद भी शर्मा जाएगा। मैं अपने घर को खूबसूरती से भर दूंगा और तुम्हें इस सच्चाई को एक्सेप्ट करना होगा। अगर तुम चाहो तो इस घर में रह सकती हो तो रहो। रोटी कपड़े का खर्चा मैं देता रहूंगा, लेकिन मुझसे किसी भी इमोशनल रिश्ते की अब उम्मीद मत रखना। जतिन ने फैसला सुना दिया और पलटकर वापस आईने की तरफ जाने लगा। उसे यकीन था कि अब रूबी रोएगी, चिल्लाएगी या हमेशा की तरह चुपचाप बैठकर आंसू बहाएगी, मगर कमरे में जो हुआ वो जतिन के गुमान में भी नहीं था। कुछ लम्हों की गहरी खामोशी के बाद रूबी की आवाज उभरी, मगर ये आवाज टूटी हुई या कमजोर नहीं थी, बल्कि एक ठहराव और भरपूर कॉन्फिडेंस से भरी हुई थी। ठीक है जतिन। जतिन के कदम रुक गए। वह हैरत से मुड़ा। रूबी वहीं खड़ी थी। उसका चेहरा सपाट था और आंखों में आंसू सूख चुके थे। अगर आपका फैसला अटल है और अगर आपकी खुशी सिर्फ खूबसूरती में ही है, तो मैं आपके रास्ते की दीवार नहीं बनूंगी। जतिन दंग रह गया। ये क्या? रूबी इतनी आसानी से मान गई? क्या क्या कह रही हो तुम? जतिन हकलाया। रूबी ने गहरी सांस ली और उसकी आंखों में आंखें डालकर बोली, पहली बार इतने आत्मविश्वास से। मैं कह रही हूँ कि आप शौक से दूसरी शादी कीजिए, बल्कि मैं खुद आपकी इसमें मदद करूंगी। जतिन का मुंह हैरत से खुल गया। तुम मेरी मदद करोगी? रूबी के होठों पर एक तल्ख बहुत धीमी मुस्कुराहट उभरी। हाँ, क्योंकि मैं आपकी पत्नी हूँ जतिन। चाहे आप मुझे अपना माने या ना माने, आपकी अधूरी ख्वाहिशें मुझे भी तकलीफ देती हैं। आपको खूबसूरत लड़की चाहिए ना? ठीक है, मैं आपके लिए ऐसी लड़की ढूंढूंगी जो हुस्न और फिगर में मिसाल होगी, जिसे देखकर सिर्फ आपकी नहीं दिलों की धड़कनें भी ठहर जाएंगी। जतिन को लगा कि वो सपना देख रहा है या शायद रूबी पागल हो गई है। तुम मजाक कर रही हो? नहीं, मजाक नहीं है। रूबी का लहजा गंभीर था। मेरे दिमाग में एक रिश्ता है, मेरी एक दूर की जान पहचान वाली है। वो इतनी हसीन है कि तुमने सपने में भी नहीं सोचा होगा। अगर आप इजाजत दें तो मैं इस सिलसिले में बात करूं। जतिन गहरी सोच में डूब गया। एक तरफ उसकी पत्नी, जो कल तक उसे खोने के डर से कांप रही थी, आज खुद उसे दूसरी औरत की पेशकश कर रही थी। दूसरी तरफ उसकी वो तड़पती ख्वाहिश जो पूरी होने के करीब थी। थोड़ा शक भी उठा कि कहीं ये कोई चाल तो नहीं है, मगर रूबी का चेहरा इतना मासूम और संजीदा था कि उस पर शक करना मुश्किल था। जतिन की हवस और खूबसूरती के लालच ने उसके दिमाग पर पर्दा डाल दिया। उसने सोचा, अगर ये खुद ही मान रही है तो इससे बेहतर और क्या हो सकता है। इस तरह पूरे खानदान और समाज में भी उसकी इज्जत बनी रहेगी। पहली पत्नी की रजामंदी से शादी की है। जतिन के चेहरे का तनाव खत्म होने लगा और लालच की चमक उभर आई। बाकी रूबी, तुम सच कह रही हो? रूबी ने सिर हिलाया। बिल्कुल सच। मैं कल ही उनसे बात करूंगी और अगर किस्मत ने साथ दिया तो बहुत जल्द आपकी ये इच्छा पूरी हो जाएगी। जतिन, जो कुछ देर पहले रूबी को धक्के देकर निकालने की सोच रहा था, अब नरम पड़ चुका था। देखो रूबी, अगर तुम ये कर दोगी तो मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। मैं तुम्हें कभी घर से नहीं निकालूंगा। तुम हमेशा यहाँ राज करोगी। बस मुझे वो खुशी दे दो जिसका मैं हकदार हूँ। रूबी ने जतिन की इन खुदगर्ज बातों को चुपचाप सुना और अंदर ही अंदर एक फैसला किया। एक ऐसा फैसला जो दोनों की जिंदगियों को हमेशा के लिए बदलने वाला था। आप फिक्र न करें जतिन, उसने पूरे कॉन्फिडेंस से कहा। मैं आपके लिए ऐसी दुल्हन लाऊंगी कि दुनिया देखती रह जाएगी, और आप तो बस नजरें ही नहीं हटा पाएंगे। इस जुमले में छुपी गहराई को जतिन समझ ना सका। वो तो अपने ख्याली महलों में खो चुका था, जहां हर तरफ खूबसूरती की रौनक थी
उसे क्या खबर थी कि रूबी ने जिस रास्ते को चुना है वो जाता तो स्वर्ग की तरफ है, मगर उसकी मंजिल कहीं और है। रात के इस पहर रूबी ने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा जुआ खेलने का इरादा कर लिया था और जतिन अपने ही गुरूर के जाल में फंसने के लिए तैयार खड़ा था। रूबी खामोशी से मुड़ी और दोबारा सोफे पर बैठ गई और वो शांति से सोचने लगी कि अब क्या कैसे करना है। और जतिन, वो तो खुशी और जोश में बिस्तर पर लेट गया, आने वाले कल के हसीन ख्वाब आंखों में सजाने के लिए, बेखबर कि तूफान अब उसकी दहलीज पर दस्तक देने वाला था। रात का पिछला पहर धीरे धीरे सरक रहा था, मगर जतिन की आंखों से नींद कोसों दूर थी। उसके बगल में रूबी हमेशा की तरह एक बेजान वजूद की तरह गहरी नींद सो रही थी, मगर जतिन का दिमाग एक अजीब से ख्याल और कशमकश का शिकार था। रूबी की तरफ से दूसरी शादी की पेशकश ने उसके अंदर सोई हुई उम्मीदों को तो जगा दिया था, मगर साथ ही उसके दिल के किसी कोने में एक अनजाना सा डर और शक भी उभर रहा था कि क्या वाकई ऐसा मुमकिन है कि कोई औरत, खास तौर पर रूबी जैसी पारंपरिक और वफादार औरत, इतनी आसानी से अपनी सौतन लाने के लिए तैयार हो सकती है। क्या ये कोई सपना तो नहीं है? वो बार बार बिस्तर पर करवटें बदलता रहा और फिर उठकर कमरे में टहलने लगा। उसके दिल और दिमाग पर खूबसूरती का भूत सवार था जो उसे चैन नहीं लेने दे रहा था। वो ख्यालों में उस अनदेखी लड़की के नैन नक्श को तराशने लगा जिसका जिक्र रूबी ने किया था। कभी उसे लगता कि वो लड़की चांद जैसी होगी और कभी उसे लगता कि कहीं रूबी उसे बेवकूफ तो नहीं बना रही। इसी उधेड़-बुन में भोर हुई और चिड़ियों की आवाजें आने लगीं। खिड़की से धीमी रोशनी छनकर अंदर आ रही थी। जतिन ने एक फैसला कर लिया था कि वो अंधेरे में छलांग नहीं लगाएगा, चाहे उसकी ख्वाहिश कितनी ही गहरी क्यों ना हो। वो अपनी आंखों से देखे बिना अगला कदम नहीं उठाएगा। नाश्ते की टेबल पर जब रूबी चाय की ट्रे लेकर आई तो उसके चेहरे पर हमेशा की तरह संजीदगी थी। उसकी आंखों में ना तो रात वाली बातचीत का कोई असर था और ना ही कोई घबराहट। वो बिल्कुल नॉर्मल लग रही थी, जैसे रात को कुछ हुआ ही ना हो। जतिन ने उसके सुकून भरे अंदाज को देखकर और ज्यादा बेचैनी महसूस की। उसने चाय का कप होंठों से लगाने की बजाय टेबल पर वापस रख दिया और रूबी की तरफ घूरते हुए बड़े ही फैसला सुनाने वाले लहजे में कहा, रूबी, मैंने रात भर तुम्हारी बात पर बहुत सोचा है। तुम्हारी पेशकश बहुत ही दिलकश है और मैं इनकार नहीं कर सकता, लेकिन मैं एक उसूल पसंद आदमी हूँ। मैं किसी भी ऐसी वैसी लड़की से शादी का फैसला कैसे कर सकता हूँ जिसे मैंने कभी देखा ही नहीं हो। तुम कह रही हो कि वो बहुत ही खूबसूरत है, मगर खूबसूरती का पैमाना हर इंसान का अलग होता है। जो तुम्हें खूबसूरत लग रहा है, शायद वो मेरी नज़र में मामूली हो। इसीलिए मेरा फैसला ये है कि पहले मैं उस लड़की को देखूंगा, चाहे तस्वीर में ही सही। उसके बाद ही मैं हाँ या ना करूंगा, वरना तुम इस किस्से को यहीं पर खत्म समझो। रूबी, जो शायद इसी तरह के रिएक्शन को सोचकर बैठी थी, उसके हाथ जरा भी नहीं कांपे। वो कुर्सी की पीठ पकड़कर खड़ी हो गई और जतिन की आंखों में झांकते हुए धीमे लहजे में बोली, मुझे पता था जतिन कि आपकी तसल्ली बिना देखे नहीं होगी, पर मैं इसका इंतजाम पहले से ही कर चुकी हूँ। ये कहकर वो मुड़ी और अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। जतिन की निगाहें उसकी पीठ पर जमी रहीं। उसके दिल की धड़कनें एक अनजानी उम्मीद के साथ तेज हो गईं। कुछ लम्हे जतिन के लिए सदियों के जैसे बीत गए। जब रूबी वापस आई तो उसके हाथ में उसका मोबाइल फोन था। वो जतिन के पास आई और फोन की स्क्रीन जलाकर उसके सामने रख दी। जतिन ने बेताबी से स्क्रीन की तरफ देखा और फिर देखता ही रह गया। उस लम्हे कमरे का वक्त जैसे थम गया। मोबाइल की स्क्रीन पर जो तस्वीर थी वो किसी साधारण लड़की की नहीं, बल्कि खूबसूरती का एक जीता जागता नमूना थी। जतिन ने अपनी रंगीन जिंदगी में बेशुमार लड़कियां देखी थी, मगर ऐसी आकर्षक, मासूमियत से भरी और इतनी कयामत ढाने वाली खूबसूरती उसने आज तक नहीं देखी थी। तस्वीर में मौजूद लड़की की आंखें इतनी गहरी और काली थीं कि देखने वाला उनमें डूबकर रास्ता ही भूल जाए। उसका रंग दूध जैसा साफ था और गुलाब उसके आगे फीका पड़ जाता। उसके होंठों की बनावट ऐसी थी जैसे किसी माहिर कारीगर ने बरसों की मेहनत से तराशी हो। उसके चेहरे पर एक अजीब सा नूर था जो जतिन के दिल में सीधा उतर गया।
जतिन का तो गला सूख गया और उसके माथे पर पसीने के कतरे चमकने लगे। ये सिर्फ पसंदीदगी नहीं थी, बल्कि पहली नजर का वो जुनून था जो इंसान को अंधा कर देता है। वो पुतले की तरह तस्वीर को देखता रहा। उसका जी चाहा कि वो फोन छीन कर उस तस्वीर को अपने सीने से लगा ले। ये कौन है? जतिन की आवाज किसी गहरे कुएं से आती हुई लगी। उसका लहजा लड़खड़ा रहा था। ये सच में वही लड़की है जिसकी तुम बात कर रही थी? रूबी ने फोन अपनी तरफ खींच लिया। जतिन का दिल चाहा कि वो उसका हाथ पकड़ ले, मगर वो रुक गया। हाँ जतिन, ये सोनाली है, रूबी ने सपाट लहजे में साफ कहा। ये वही है जिसे मैं आपकी जिंदगी में लाना चाहती हूँ। क्या अब आपको मेरी पसंद पर भरोसा हुआ? जतिन ने एक लंबी सांस ली और कुर्सी से टेक लगा ली। उसकी आंखों के सामने अभी भी वही तस्वीर नाच रही थी। यकीनन रूबी, तुमने तो मुझे हैरत के समंदर में डाल दिया। ये लड़की तो किसी परी से कम नहीं। अगर ये मेरी जिंदगी में आ गई तो मैं समझूंगा कि मुझे दुनिया में ही स्वर्ग मिल गया। मुझे ये रिश्ता मंजूर है, अभी और इसी वक्त मंजूर है। जतिन के लहजे में हद से ज्यादा बेताबी और भूख की झलक दिख रही थी, मगर रूबी के चेहरे पर एक साया सा लहराकर गुजर गया। ठीक है जतिन, मगर एक दिक्कत है जो मैंने आपको रात में भी बताई थी, रूबी ने गंभीरता से कहा। सोनाली के घर वाले बहुत ही स्ट्रिक्ट और पारंपरिक पुराने ख्यालों वाले लोग हैं और उनकी खानदानी परंपराएं भी बहुत ही मजबूत हैं। उनकी शर्त है कि लड़का शादी से पहले लड़की को बिल्कुल भी नहीं देख सकता, ना ही मिल सकता है और ना ही बात कर सकता है। यहाँ तक कि उनके यहाँ मंगनी की रस्म भी नहीं की जाती। उनके यहाँ रिवाज है कि बेटी सीधी विदा होकर अपने पति के घर आए और पति उसे पहली बार दुल्हन के रूप में ही देखे। वो कहते हैं कि घूंघट ही औरत का असली जेवर होता है और वे अपनी इन शर्तों पर जरा भी समझौता नहीं करते। जतिन ये सुनते ही तिलमिला गया। ये क्या गंवारपन है? 21वीं सदी में ऐसे दकियानूसी ख्याल भला किसके होते हैं? मैं उसे देखना चाहता हूँ, उससे मिलना चाहता हूँ। मुझे कैसे भरोसा होगा कि ये तस्वीर असली है? हर लड़की भी वही है। रूबी ने बड़ी ही शांति से जवाब दिया। तस्वीर मैंने आपको दिखाई है जतिन, और आप जानते हैं कि मैं झूठ नहीं बोलती। अगर आपको मुझ पर इतना भी भरोसा नहीं है तो फिर रहने दीजिए। मैं उन लोगों को मना कर देती हूँ कि जतिन साहब इन शर्तों पर तैयार नहीं हैं। वैसे भी सोनाली के लिए रिश्तों की कोई कमी नहीं है। कई लोग उसके लिए लाइन में लगे हुए हैं। रूबी की ये बात जतिन के लिए किसी धमकी से कम नहीं थी। उसे उस हसीन चेहरे को खोने का ख्याल ही उसकी रूह तक को हिला गया। उसने सोचा कि रूबी ठीक ही तो कह रही है। आज तक उसने कभी धोखा नहीं दिया, और अगर वो तस्वीर दिखा रही है तो लड़की भी वही होगी। फिर वो खूबसूरती इतनी हैरत अंगेज थी कि जतिन उसके लिए कोई भी शर्त मानने को तैयार हो गया। नहीं, तुम मना मत करना, जतिन ने जल्दी से कहा। मुझे मंजूर है, सब कुछ मंजूर है। मैं उसे शादी वाली रात ही देख लूंगा। वैसे भी इस इंतजार का अपना ही एक मजा होगा। लेकिन रूबी, मेरी भी एक शर्त है। रूबी ने सवालिया नजरों से उसे देखा। मैं लंबा इंतजार नहीं कर सकता। मुझे ये शादी जल्द से जल्द करनी है। तुम उनसे कहो कि मैं 1 हफ्ते के अंदर शादी करना चाहता हूँ। मैं सारे खर्चे भी उठाने को तैयार हूँ, बस वो शादी के लिए तैयार हो जाएं। जतिन की शर्त पर रूबी ने कुछ लम्हों के लिए सोचा, फिर उसने सिर हिला दिया। मैं उनसे बात करूंगी, क्योंकि वो लोग गरीब हैं और बेटी का बोझ हल्का करना चाहते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि वो आपकी इस बात के लिए तैयार हो जाएंगे। इसके बाद जो हफ्ता शुरू हुआ वो जतिन की जिंदगी का सबसे बेहतरीन हफ्ता था। घर का माहौल बिल्कुल बदल गया था। वो घर जहां हर वक्त खामोशी और सन्नाटा पसरा रहता था, अब वहां हंगामा और चहल पहल शुरू हो गई थी। जतिन ने शादी की तैयारी के लिए जमीन आसमान एक कर दिए। उसने घर को दोबारा पेंट करवाया, नए पर्दे लगवाए और बेडरूम को किसी नई नवेली दुल्हन के कमरे की तरह सजाने का ऑर्डर दिया। इस दौरान जतिन का व्यवहार रूबी के साथ हद से ज्यादा नरम और दोस्ताना हो गया। शायद ये उसका अंदर का गिल्ट था जो उसे भीतर से कचोट रहा था, या फिर खुशी हद से ज्यादा फूट रही थी जिसने उसे दरिया दिल बना दिया था। वो रूबी से हंसकर बातें करता, उसके काम की तारीफ करता। हालांकि रूबी जानती थी कि ये सब दिखावा है और ये जो खुशहाली दिखाई जा रही है वो सिर्फ उसके मतलब की हद तक ही है, मगर वो खामोशी से सब कुछ सहती रही।
तीसरे दिन जतिन रूबी को लेकर शॉपिंग पर गया। ये अजीब नजारा था। पति अपनी पहली पत्नी को साथ लेकर दूसरी पत्नी के लिए खरीदारी करने जा रहा था। शॉपिंग मॉल में जतिन ने सोनाली के लिए एक से एक महंगे सूट, साड़ियाँ, जूतियाँ, ज्वेलरी खरीदी। वो हर चीज चुनते वक्त रूबी से सलाह लेता। देखो रूबी, ये रंग उस पर कैसा लगेगा? क्या ये डिजाइन उसे पसंद आएगा? रूबी हर बार हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहती, बहुत अच्छा लगेगा जतिन। वो तो खुद इतनी प्यारी है कि जो भी पहनेगी और भी ज्यादा खूबसूरत हो जाएगी। फिर जब शॉपिंग पूरी होने को आई तो जतिन एक महंगे बुटीक में गया और वहां से एक हद से ज्यादा कीमती और खूबसूरत ड्रेस निकलवाई। उसने वो ड्रेस रूबी की तरफ बढ़ाई और कहा, ये तुम्हारे लिए है। मैं चाहता हूँ कि मेरी शादी वाले दिन तुम भी किसी से कम ना लगो। आखिर तुमने ही तो मेरी वीरान जिंदगी में बहार लाने का इंतजाम किया है। ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए थैंक यू का एक छोटा सा तोहफा है। रूबी ने वो ड्रेस पकड़ ली। उसके हाथों में एक ठंडी लहर दौड़ गई। ये ड्रेस उसके लिए खुशी का कारण नहीं बल्कि उसकी बर्बादी का कफन महसूस हो रही थी, मगर उसने जतिन का भरम रखने के लिए उसे स्वीकार कर लिया और धीमी आवाज में थैंक यू भी कहा। घर वापसी पर गाड़ी में जतिन बहुत ही ज्यादा खुशी के मूड में था। वो गुनगुना रहा था और बार बार अपनी फ्यूचर की प्लानिंग कर रहा था। देखना रूबी, अब हमारी जिंदगी कितनी बदल जाएगी। घर में रौनक होगी, तुम भी अकेली नहीं रहोगी। तुम्हें एक बहन जैसी सहेली मिल जाएगी। तुम दोनों मिलकर रहना। मैं तुम दोनों को बहुत खुश रखूंगा। जतिन अपनी बातों से अपने ज़मीर को तसल्ली देने की कोशिश कर रहा था। उसे लग रहा था कि वो दौलत और अय्याशियों के नशे में रूबी के जज्बातों का सौदा कर सकता है। रूबी खिड़की से बाहर भागते हुए नज़ारे को देख रही थी। उसकी आंखों में गहरी शून्यता थी। वो जतिन की बातें सुन रही थी मगर उसका दिमाग कहीं और था। वो सोच रही थी कि मर्द कितना स्वार्थी होता है। अपनी खुशी के लिए वो औरत के दिल के 1000 टुकड़े करके भी यही समझता है कि उसने कोई एहसान किया है। वो जानती थी कि जतिन जो जन्नत सजाने के सपने देख रहा है उसकी नींव खोखली है, मगर उसने अपनी जुबान बंद रखी। वो जतिन को उसकी उड़ान की आखिरी हद तक जाने देना चाहती थी ताकि जब वो गिरे तो उसे उठाने वाला कोई भी ना हो। दिन तेजी से गुजरते गए और आखिरकार शादी की रात से पहले वाली शाम आ गई। घर मेहमानों से भर चुका था। जतिन के दोस्त, सारे रिश्तेदार सब जमा थे। हर तरफ बधाइयों का शोर था। जतिन के दोस्त उसे छेड़ रहे थे, तू तो बड़ा ही छुपा रुस्तम निकला यार, इस उम्र में भी ऐसी लॉटरी लगा ली। जतिन खुशी से फूला नहीं समा रहा था। वो सबको यही बता रहा था कि उसकी पहली पत्नी की मर्जी भी इसमें शामिल है और वो बहुत ही लकी है। उस रात जतिन ने जल्दी सोने की कोशिश की ताकि अगला दिन जल्दी से आ जाए, मगर नींद उसे धोखा दे रही थी। वो बार बार उठकर आईने में खुद को देखता, कभी अपने बाल संवारता तो कभी चेहरे पर मसाज करता। वो खुद को सोनाली के काबिल बनाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहा था। दूसरी तरफ रूबी अपने कमरे में अकेली थी। उसने वो कीमती ड्रेस जो जतिन ने दिलाई थी बेड पर फैला कर रखी थी और उसे खाली नजरों से देख रही थी। उसकी आंखों से एक भी आंसू नहीं गिरा। उसका दिल पत्थर का हो चुका था। उसने उठकर कमरे की खिड़की खोली तो देखा कि बाहर गुप्त अंधेरा था। वो जानती थी कि कल का सूरज जतिन के लिए एक नई जिंदगी का संदेश लेकर आएगा, मगर वो जिंदगी वैसी नहीं होगी जैसी जतिन सोच रहा है। ये रात एक गहरी और भारी रात थी। घर में फैली खामोशी भी एक शोर की तरह लग रही थी। दीवारें जैसे सरगोशियां कर रही थीं। हवा में एक अजीब सी सनसनी थी जो आने वाले तूफान का पता दे रही थी। जतिन ने करवट बदली और मोबाइल पर दोबारा सोनाली की तस्वीर देखी। उसकी दीवानी मुस्कुराहट और गहरी हो गई। बस कुछ घंटे और, उसने खुद से कहा, फिर तुम मेरी हो जाओगी। आखिरकार इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। आसमान के किनारे पर सफेदी दिखने लगी और फिर वो दिन आ गया जिसका जतिन ने पागलपन की हद तक इंतजार किया था। सूरज की पहली किरण ने घर को रोशन किया तो जतिन बिस्तर से उछलकर बैठ गया। उसके चेहरे पर जीत की चमक थी। आज उसकी शादी थी। आज उसे उसका सपना मिलने वाला था, मगर उसे खबर नहीं थी कि सूरज की ये किरणें अपने साथ जो रोशनी ला रही हैं वही उसकी आंखों को अंधा कर देंगी।
आज का दिन उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन था और शायद सबसे खौफनाक भी। शाम ढलते ही शहर की सड़कें रोशनियों में नहा गई थीं और इन्हीं रोशनियों के बीच जतिन की गाड़ी, जो फूलों से लदी हुई थी, मैरिज हॉल की तरफ रवाना हुई। जतिन शेरवानी पहने पिछली सीट पर बैठा था और उसके चेहरे पर एक जीत भरी मुस्कान सजी हुई थी। वो बार बार अपनी कलाई में बंधी महंगी घड़ी को देख रहा था, जैसे वक्त की रफ्तार उसे बहुत सुस्त लग रही हो। उसके साथ ही दूसरी तरफ रूबी बैठी थी, खामोश, सपाट और किसी गहरे राज को खुद में समेटे हुए। उसने जतिन की तरफ एक बार भी नहीं देखा था। गाड़ी के अंदर की हवा में एक अजीब सा तनाव था। जतिन की खुशी और रूबी की भयंकर खामोशी मिलकर किसी अनदेखे तूफान के आने का एहसास करा रही थी। जब गाड़ी मैरिज हॉल के पोर्च में रुकी तो बैंड बाजे, ढोल और आतिशबाजियों ने उनका स्वागत किया। जतिन अकड़कर गाड़ी से उतरा। दोस्तों और रिश्तेदारों ने उसे घेर लिया। सबने बधाइयां दी। जतिन का सीना गर्व से भर गया। वो आज खुद को दुनिया का सबसे खुशनसीब इंसान समझ रहा था। हॉल के अंदर का नजारा भी बहुत खूबसूरत था। हर तरफ रोशनियां जगमगा रही थीं और मेहमानों की भीड़ थी जो दूल्हे को देखने के लिए बेताब थी। जतिन को स्टेज पर बिठाया गया। रूबी औरतों वाली जगह में जाने की बजाय स्टेज के पास ही एक कुर्सी पर बैठ गई। उसकी नजरें स्टेज पर होने वाली हर हरकत का जायजा ले रही थीं। कुछ ही देर बाद बरमाला की रस्म हुई और फिर आगे की शादी की रस्मों को पूरी करने के लिए भी कहा गया। लड़की के पापा, जो सफेद कुर्ता पैजामा पहने हुए एक बुजुर्ग थे, अपने साथ आए कुछ लोगों के साथ जतिन के पास आए। उनके हाथ में माइक था। हवा में एकदम खामोशी छा गई। पंडित जी ने जैसे ही कहा कि वर वधू को बुलाया जाए, तभी अचानक लड़की के पापा ने हाथ उठाकर उन्हें रोक दिया। 1 मिनट पंडित जी। उनकी भारी आवाज हॉल के स्पीकर्स में गूंज गई। सब लोग चौंक पड़े। जतिन के माथे पर भी बल पड़ गए। क्या हुआ? सब ठीक तो है? जतिन ने घबराकर पूछा। बुजुर्ग ने गहरी सांस ली और बाइक थोड़ा करीब लाते हुए बहुत गंभीर लहजे में कहा, शादी से पहले हम एक बात साफ कर देना चाहते हैं और एक शर्त रखना चाहते हैं। जतिन साहब, आप पहले से शादीशुदा हैं। आपकी पहली पत्नी यहाँ मौजूद है। ऐसे हालात में हम अपनी फूल सी बेटी आपके हवाले कर रहे हैं। हमें अपनी बच्ची के भविष्य की सुरक्षा चाहिए। हम नहीं चाहते कि कल को आपका दिल भर जाए और आप हमारी बेटी को बेसहारा छोड़ दें। इसीलिए हमारी बिरादरी और परिवार का फैसला है कि आपको अपनी मौजूदा जायदाद का 50% हिस्सा और ये बंगला जिसमें आप रह रहे हैं, अभी और इसी वक्त हमारी बेटी सोनाली के नाम करना होगा। कागजात सारे यहाँ तैयार हैं। आप इन पर दस्तखत कीजिए, तभी ये शादी आगे होगी, वरना हम लोग ये बारात वापस ले जाने के लिए मजबूर होंगे। ये सुनते ही पूरे हॉल में सन्नाटा पसर गया। लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे। सरगोशियां शुरू हो गईं। ये क्या हरकत है? आधी जायदाद, किसी ने बुलंद आवाज में कहा। जतिन को लगा जैसे किसी ने उसके मुंह पर जोरदार थप्पड़ मार दिया हो। उसका रंग लाल हो गया। गुस्सा और बेइज्जती उसके चेहरे पर साफ दिख रही थी। वो अपनी जगह से खड़ा हो गया। ये आप क्या कर रहे हैं? ये तो ब्लैकमेलिंग है। और ऐन वक्त पर ऐसी शर्त रखना, आखिर कहाँ का इंसाफ है? मैं ऐसा हरगिज नहीं करूंगा, जतिन चिल्लाया। लेकिन लड़की के पिता अपनी जगह से हिले तक नहीं। ये कोई ब्लैकमेलिंग नहीं है, ये हमारी बेटी का अधिकार है। अगर आपको अपनी दौलत अपनी मोहब्बत से ज्यादा प्यारी है तो शौक से मना कर दीजिए, हमें कोई एतराज नहीं। चलिए भाई, उठिए। उन्होंने अपने साथ आए लोगों को इशारा किया। ये लम्हा जतिन के लिए जिंदगी और मौत के बराबर बन गया। एक तरफ उसकी जिंदगी भर की कमाई थी और दूसरी तरफ वो हसीन चेहरा जिसके लिए वो सब कुछ दांव पर लगा चुका था। और सबसे बढ़कर सैकड़ों मेहमानों के सामने बारात वापस जाने की बेइज्जती। अब वो बुरी तरह फंस चुका था। उसके दिमाग ने काम करना छोड़ दिया था। पसीने की बूंदें उसकी कनपटियों से बहने लगीं। इसी अपराध बोध और बौखलाहट के आलम में उसकी नज़र सामने बैठी रूबी पर पड़ी। रूबी बिल्कुल शांत बैठी उसे देख रही थी। जतिन की नज़रों में एक सवाल था, एक रिक्वेस्ट। मैं क्या करूं? रूबी ने जतिन की ओर बेहद धीरे और सुकून से हाँ में सिर हिलाया। उसकी आंखों में एक भरोसा था, जैसे कह रही हो, दस्तखत कर दो। लड़की इसके काबिल है कि उसके लिए सब कुछ लुटाया जा सके।
ये सौदा महंगा नहीं। रूबी का वो इशारा जतिन के लिए डूबते को तिनके का सहारा साबित हुआ। उसने सोचा, रूबी तो खुद इजाजत दे रही है, अगर वही तैयार है तो फिर मुझे क्या फिक्र। और फिर उसके दिमाग में सोनाली का वही चेहरा उभर आया, वो झील सी आंखें, गुलाबी होंठ। जतिन की हवस ने उसकी अकल को मात दे दी। उसने सोचा, शादी के बाद सब कुछ इसी घर में तो रहेगा, पत्नी भी मेरी, जायदाद भी मेरी, बस नाम ही तो बदल रहा है। उसने एक झटके से सोनाली के पापा के हाथ से कागज और पेन छीना और बिना पढ़े हुए तेजी से दस्तखत कर दिए। पूरा हॉल तालियों की गूंज से भर गया। लड़की के पिता मुस्कुराए और जतिन के कंधे पर हाथ रखकर बोले, बधाई हो बेटा, अब तुम हमारी बेटी के लायक हो। अब शादी की रस्में पूरी की जाएं। जैसे जैसे एक एक करके रस्में हुई, जतिन को लगा कि उसने दुनिया जीत ली है, जबकि हकीकत ये थी कि उसने अपनी बर्बादी के कागज पर दस्तखत कर दिए थे। इसके बाद का वक्त जतिन को किसी सपने जैसा महसूस हुआ। खाने पीने का दौर चला, फिर विदाई का वक्त आया। जतिन का दिल पसलियों से बाहर आने को बेताब था। एक काले रंग की बड़ी गाड़ी पोर्च में लाई गई। दुल्हन को सहारा देकर लाया गया। वो सर से पांव तक लाल भारी जोड़े में सजी थी। उसके ऊपर एक बड़ी खूबसूरत चुनरी थी जो उसे पूरी तरह ढके हुए थी। जतिन ने आगे बढ़कर उसका हाथ थामा तो उसे उसके अंदर एक अजीब सी ठंडक और शक्ति महसूस हुई, मगर उसने ये दुल्हन की घबराहट समझकर नजरअंदाज कर दिया। वे गाड़ी में बैठ गए। रूबी अगली सीट पर बैठ गई। गाड़ी हॉल से निकली और घर की तरफ रवाना हो गई। जतिन बार बार दुल्हन की तरफ देख रहा था, जो बिल्कुल मूर्ति बनी बैठी थी। वो उससे बात करना चाहता था, मगर रूबी की मौजूदगी और ड्राइवर की वजह से चुप रहा। घर का सफर छोटा था, मगर जतिन के लिए बेहद लंबा। आखिरकार गाड़ी घर के गेट पर रुकी। नौकरों ने दरवाजा खोला। जतिन दुल्हन को लेकर उतरा और सीधा अपने बेडरूम की तरफ बढ़ा। रूबी दरवाजे तक उनके साथ गई और वहीं रुक गई। जाइए जतिन, रूबी ने धीमी आवाज में कहा, अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कीजिए, मेरी दुआएं आपके साथ हैं। जतिन ने मुड़कर रूबी को नहीं देखा। उसकी नजरें सिर्फ कमरे के बंद दरवाजे और उसके पीछे मौजूद उस खूबसूरत परी पर थी। वो दुल्हन को लेकर कमरे में दाखिल हुआ और दरवाजा अंदर से लॉक कर लिया। कमरा खूबसूरत और ताजे गुलाबों की महक से भरा था। धीमी सुनहरी रोशनी ने माहौल को और रुमानी बना रखा था। जतिन ने दुल्हन को बेड पर बिठाया और खुद उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया। इस लम्हे उसकी खुशी की कोई इंतहा नहीं थी। वो अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी जीत को अपने सामने देख रहा था। सोनाली, उसने धीरे से कहा। उसका गला इमोशन से रुंध सा गया था। तुम्हें अंदाजा नहीं है कि मैंने इस पल का कितना इंतजार किया है। तुम मेरी जिंदगी का वो सपना हो जिसे पाने के लिए मैंने अपनी आधी जायदाद लुटा दी, और यकीन मानो, अगर पूरी दुनिया भी देनी पड़ती तो भी पीछे नहीं हटता। अब ये दूरी बर्दाश्त नहीं होती। मैं तुम्हारे चांद जैसे चेहरे का दीदार करना चाहता हूँ, वो चेहरा जिसे देखने के लिए मैंने रूबी और दुनिया की परवाह नहीं की। दुल्हन अभी भी बिल्कुल खामोश थी। उसके शरीर में एक अजीब सा ठहराव था। जतिन ने कांपते हाथों से उसके घूंघट के किनारे को पकड़ा। उसके दिल की धड़कनें इतनी तेज थीं कि उसे अपने कानों में धक धक की आवाज सुनाई दे रही थी। वो सुर्ख कपड़ा ऊपर उठने लगा। जतिन की आंखें मोहब्बत और जुनून से फैलती गईं। पहले गले का हिस्सा दिखने लगा जो ज्वेलरी से ढका पड़ा था, फिर उसकी ठोड़ी और फिर होंठ। लेकिन ये क्या! जैसे ही जतिन की नजर होंठ और नाक पर पड़ी, उसके माथे पर बल पड़ गए। वहां वो नरमी, वो नजाकत नहीं थी जिसकी उसे उम्मीद थी। सोनाली की रंगत अजब सी काली और बेजान थी। एक अनजाना सा ख्याल उसके दिल में घूम गया, मगर उसने हिम्मत नहीं हारी और एक ही झटके में पूरा घूंघट पीछे पलट दिया। और फिर उस लम्हे जतिन के साथ जो हुआ, उसे बयान करने के लिए दहशत शब्द भी छोटा है। घूंघट उठाते ही उसके सामने जो चेहरा दिखाई दिया, उसे देखते ही जतिन के गले से एक ऐसी फटी हुई और गैर इंसानी चीख निकली जो पूरे घर में गूंज गई। वो बुरी तरह उछलकर पीछे हटा और लड़खड़ाता हुआ ड्रेसिंग टेबल से टकरा गया। शीशे की चीजें गिरकर चकनाचूर हो गईं। जतिन का पूरा शरीर ऐसे कांप रहा था जैसे उसे मिर्गी का दौरा पड़ गया हो। उसकी आंखें डर से बाहर उबल पड़ीं और चेहरा सफेद पड़ चुका था। उसके सामने बेड पर कोई हूर या परी नहीं बैठी थी, ना ही वो तस्वीर वाली लड़की।
बल्कि जो मौजूद था वो उसकी सोच से भी ज्यादा खौफनाक, घिनौना और यकीन से परे था। उसे लगा कि छत उसके सिर पर गिर जाएगी और जमीन फट जाएगी। वो सांस लेने की कोशिश कर रहा था, मगर हवा जैसे उसके फेफड़ों में अटक गई थी, क्योंकि उस सजी सवरी दुल्हन का चेहरा इंसानी चेहरा नहीं था, बल्कि पिघला हुआ मांस, जगह जगह चिपकी हुई खाल और उधड़ी त्वचा का एक पुतला था। दुल्हन, जिसने अब अपना घूंघट पूरी तरह हटा दिया था, धीरे धीरे उठी और लड़खड़ाते हुए जतिन की तरफ बढ़ी। जतिन डर के मारे और ज्यादा सिकुड़ गया। उसने चिल्लाना चाहा, मगर उसकी आवाज गले में ही घुटकर रह गई। तभी उस खौफनाक चेहरे वाले वजूद ने अपनी खामोशी तोड़ी। उसकी आवाज में एक अजीब सी ठंडक और काट देने वाली लहर थी। क्या हुआ जतिन? आप तो मुझे देखकर डर गए। मुझे देखकर तो आपको प्यार आना चाहिए था। आखिर आपने ही तो मुझे इस हालात तक पहुंचाया है। जतिन की आंखें हैरत और दहशत से फैल गईं। तुम कौन हो? वो बड़ी मुश्किल से हकलाया। लड़की जहरीली हंसी हंसी, जिससे उसका झुलसा हुआ चेहरा और भी भयानक लगने लगा। पहचाना नहीं? मैं सोनाली हूँ। वही सोनाली जिसके पीछे कॉलेज के जमाने में पागलों की तरह घूमते थे, जिसके हुस्न के गुण गाते तुम थकते नहीं थे। याद है वो दिन जब तुमने मुझे प्रपोज किया था और मैंने सबके सामने तुम्हें ठुकरा दिया था, क्योंकि मैं जानती थी कि तुम मोहब्बत नहीं, बस हवस के पुजारी और एक नंबर के फ्लर्टी हो। जतिन के दिमाग में धमाके होने लगे। अतीत के धुंधले पन्ने खुलने लगे। हाँ, सोनाली, वही खूबसूरत लड़की जिसने उसके गुरूर को कुचल दिया था। सोनाली और करीब आई। तुम्हारा घमंड उस इनकार को बर्दाश्त नहीं कर पाया था जतिन। तुम्हें लगा कि अगर मैं तुम्हारी नहीं हो सकती तो किसी की भी नहीं। और फिर तुमने वो किया जो कोई दरिंदा भी नहीं करता। तुमने मुझ पर तेजाब फिकवाया, मेरे चेहरे को हमेशा के लिए मिटा दिया। जिस हुस्न पर तुम्हें गुरूर था, तुमने वही जलाया। मैं जिंदा तो बच गई, मगर अंदर से मर गई। समाज ने मुझे दुत्कार दिया। शादी तो छोड़ो, लोग बात करने तक को तैयार नहीं थे। मैं तन्हाई के अंधेरों में घुट घुट कर जी रही थी। जतिन का शरीर कांपता रहा। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि उसका अतीत इस तरह लौट आएगा। फिर तुम यहाँ कैसे आईं? उसने टूटी आवाज में पूछा। सोनाली ने दरवाजे की तरफ इशारा किया। वहां रूबी खड़ी थी। उसके चेहरे पर एक जीत भरी मुस्कुराहट थी। रूबी की वजह से, सोनाली ने कहा। कुछ समय पहले रूबी को हमारे कॉलेज की एक पुरानी दोस्त मिली, जिसने उसे सब सच बता दिया कि तुमने मेरे साथ क्या किया था और तुम असल में किस तरह के आदमी हो। रूबी तुम्हारी रोज रोज की बेइज्जती और दूसरी शादी की रट से परेशान हो चुकी थी। वो तुम्हें सबक सिखाना चाहती थी और वो मेरे पास आई। उसने मुझे हिम्मत दी और हमने मिलकर ये प्लान बनाया। जो तस्वीर तुमने देखी थी वो सिर्फ तुम्हें जाल में फंसाने के लिए थी। हम जानते थे कि तुम खूबसूरती के जाल में फंस ही जाओगे, और वही हुआ। जतिन ने अविश्वास से रूबी की तरफ देखा। वो खामोश थी, लेकिन उसकी आंखें कह रही थीं, हाँ, ये मेरा बदला है। सोनाली जतिन के सामने झुककर बोली, अब तुम क्या करोगे जतिन? भागोगे? कहाँ? ये घर और जमीन अब कानूनी तौर पर मेरे नाम है। तुम मुझे तलाक भी नहीं दे सकते, क्योंकि अगर तुमने ऐसा किया तो तुम सड़क पर आ जाओगे, और अगर मुझे घर से निकालने की कोशिश की तो पुलिस तुम्हारे पुराने जुर्म की फाइल दोबारा खोल देगी, जो उस वक्त दबा दी गई थी। अब तुम्हें सारी जिंदगी मेरे इसी जले हुए चेहरे के साथ रहना होगा। रोज सुबह उठकर वही बदसूरती देखोगे जो तुम्हारे हाथों की दी हुई है। यही तुम्हारा नरक है जतिन, और इसमें जलने के लिए तैयार हो जाओ। और रूबी भी यहीं रहेगी। जतिन को लगा जैसे उसका दिल बंद हो रहा है। उसे दिल का दौरा पड़ने लगा। उसका घमंड, उसकी दौलत, उसकी हवस सब मिट्टी में मिल चुका था। वो फर्श पर बेसुध पड़ा था और उसके सामने दो औरतें खड़ी थीं। एक जिसका चेहरा उसने बिगाड़ा था, और दूसरी जिसका दिल उसने तोड़ा था। दोनों की आंखें गुस्से से लाल थीं। जतिन अपने ही खोदे गड्ढे में गिरकर दफन हो चुका था। उसकी आंखों से एक आंसू टपका और फर्श पर समा गया। यह आंसू पछतावे का था या बेबसी का, कहना मुश्किल था, मगर कुदरत ने अपना इंसाफ कर दिया था। बाहरी खूबसूरती का पुजारी अब उम्र भर सबक की तस्वीर बन चुका था और अपने अंजाम को पहुंच गया था। तो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।
मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को हाइप भी दें। और ऐसी और भी रोमांचक कहानियां सुनने के लिए मेरे चैनल के साथ बने रहें। ये कहानी केवल मनोरंजन और सामाजिक जागरूकता के उद्देश्य से प्रस्तुत की गई है। इसमें दिखाए गए सभी पात्र, घटनाएं और स्थितियां काल्पनिक हैं तथा किसी भी वास्तविक व्यक्ति या समूह से इनका कोई संबंध नहीं है। दर्शकों से निवेदन है कि इसे मात्र एक रचनात्मक कथा के रूप में ही लें। धन्यवाद।